डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, इसका असर प्रशासन पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। प्रशासन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें राजनीतिक दल अपने हिसाब से फिट करते हैं। कायदे से तो जो व्यक्ति रिटायर हो चुका है उसे अगर एक्सटेंशन दिया जाता है तो एक्सटेंशन पर रखना चाहिए था, लेकिन एक्सटेंशन देने के बाद फिर डीजीपी बनाना, ये बात थोड़ी अटपटी लगती है। क्या इतने बड़े महाराष्ट्र में, क्या इतने बड़े भारतवर्ष में योग्य आईपीएस अधिकारी नहीं है जो डीजीपी का पद संभाल सके? लेकिन ये केवल महाराष्ट्र की बात ही नहीं है। बीजेपी ने देश के लगभग सभी उन राज्यों में जहां उसकी या उसके सहयोगी दलों की सरकार है, ये स्थिति बना रखी। कहीं भी हो, कुछ भी हो, बीजेपी को चाहिए अपना एक ही लक्ष्य। राजीव जी, महाराष्ट्र का चुनाव इस बार बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में जो पार्टियां हैं वो 6 पार्टियां न गिने आप। उन्हें आप 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, कांग्रेस और बीजेपी न गिने। महाराष्ट्र का चुनाव 2 मोर्चों पर है। एक मोर्चा है अडानी अंबानी का, और दूसरा मोर्चा जो उसके सामने है वो है उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के मोर्चे का। उस मोर्चे में तीसरा मोर्चा हटा दीजिए, उसकी विश्वसनीयता थोड़ी संदिग्ध है। तो ये 2 मोर्चे चुनाव लड़ रहे हैं, और महाराष्ट्र का चुनाव इस मामले में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि उद्धव ठाकरे खुलकर बोल चुके हैं कि हमारी सरकार दोबारा बनी तो हम अडानी को दिया जाने वाला जो एक धारावी। बड़ा ठेका है झोपड़पट्टी के पुनर्वास का, वो हम रद्द कर देंगे। यानी अडानी के खिलाफ खुलकर न केवल कांग्रेस बोल रही है बल्कि शिवसेना उद्धव ठाकरे भी बोल रही है। तो 2 पार्टियां हैं, और पूरा सत्ता तंत्र और पूरा पूंजीवादी तंत्र लगा हुआ है कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को सीटें न मिले। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा अलग इसलिए हो गया कि हम देख ही रहे हैं, बीजेपी ने बड़ी चतुराई से अपने मोर्चे के दूसरे धड़ों को कम उम्मीदवार दिए हैं और अधिकतम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। यहां भी बीजेपी को शांति नहीं मिली। बीजेपी ने शिंदे गुट की शिवसेना में अपने उम्मीदवार खड़े करवाए। एक उदाहरण आप नाना चुडासमा की बेटी का शाइना का देख सकते हैं कि जो बीजेपी की प्रवक्ता है, अचानक एक अगले दिन वो ज्वाइन कर लेती हैं शिवसेना, शिंदे गुट, और शिवसेना उन्हें टिकट दे देती। तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की संख्या तो ज्यादा रखी ही है, साथ ही अजित पवार के गुट में और शिंदे के शिवसेना वाले गुट में अपने लोगों को भर दिया है। तो बीजेपी की ये रणनीति है कि जब उसके ही लोग होंगे तो जब भी मुख्यमंत्री बनने का मौका अगर आता है, अगर है उस पर, अगर आता है तो ये लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। इस उम्मीद से बीजेपी ने ये काम किया। तो जो बीजेपी इतनी राजनीति कर सकती है, वो प्रशासन में तो अपना तंत्र क्यों छोड़ना चाहे? सभी राज्यों में हमने देखा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हाल ही में जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए वहां भी हमने देखा कि बीजेपी जहां जिन राज्यों में उसकी सरकार नहीं है तो वो केंद्र से अपने लोगों को इस तरह सेट करवाती है कि प्रशासन में उनके लोग बैठे रहें। और आप जानते हैं कि जब मतदान होता है तो ये अधिकारी किस तरह से पक्षपात करते हैं। मैं तो अपने शहर में देख चुका हूं कि अचानक एक मेयर के चुनाव में फैसला आता है रात को 1:30 बजे, और न केवल 1:30 बजे फैसला आता है जिसके फैसले के 15 मिनट पहले तक कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता नजर आता है, लेकिन 15 मिनट बाद अचानक फैसला होता है कि बीजेपी का उम्मीदवार जीता है, और बीजेपी के उम्मीदवार को तत्काल विजेता का सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है और फोटो खींच के मतगणना बंद कर दी जाती है। तो ये जी। सारे तंत्र को प्रभावी रूप से काम करने के लिए मजबूरी होती है। तो शुक्ला मैडम उसमें एक पहल हो सकती है। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि मोदी जी जो भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, अब तक इस भाषा में मोदी जी के अलावा एक ही व्यक्ति को विशेषज्ञता प्राप्त थी, और वो थी हिमंता बिश्व शर्मा। हिमंता जी जो भाषा बोलते थे वो लगातार ऐसी भाषा थी
लेकिन अब मोदी जी ने हिमंता को भी पीछे छोड़ दिया। हिमंता ने तो बार बार यहां तक कहा कि अगर आप इस चुनाव में एक नहीं होंगे, वो तो नाम लेकर बोलते हैं, लेकिन जब उनकी शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी हिंदू कभी मुस्लिम कहा ही नहीं, मैंने तो देश की एकता की बात की। तो विचित्र बात है कि हिमंता बिस्व शर्मा कैसी बातें करते हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन आदमी हिमंता बिस्व शर्मा की भाषा में उस स्तर पर जाकर बात करते हैं। इन सारी बातों से, चुनाव आयोग की निष्क्रियता से, जो चुनाव आयोग को सवाल करने चाहिए थे, प्रधानमंत्री से सवाल करने चाहिए कि उन पर उनके भाषणों पर सवाल होना चाहिए, अमित शाह जी के सवालों पर सवाल होने चाहिए, हिमंता बिस्व शर्मा को तो रोका जाना चाहिए प्रचार करने से। लेकिन चुनाव आयोग यहाँ पे चुपचाप बैठा, क्योंकि चुनाव आयोग में जो लोग बैठे हैं, अब चुनाव आयोग में जो लोग बनते हैं, आयुक्त नियुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी इस तरह बदल गई है। अब हम देख ही रहे हैं पिछले दिनों, तो नरेंद्र मोदी की सरकार का लक्ष्य है कि तमाम संवैधानिक संगठनों में उनके लोग बैठे हों और वे मनमाने फैसले करें और या करवा सकें। राजीव जी रहा तो फिर चुनाव पर भरोसा कैसे किया जाएगा? राजीव जी, चुनाव निष्पक्ष हो, इसकी पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की ही है। उसके बाद जिम्मेदारी सरकार की है, सत्तारूढ़ दल की भी है। लेकिन हमेशा चुनाव की निष्पक्षता को लेकर जब भी बातें होती है कि चुनाव सही ढंग से नहीं हो रहे हैं, इल्जाम लगा देते हैं विपक्ष पे या दूसरे दलों पर, तो ये बात थोड़ी खटकने वाली है। जिस तरह की बातें चुनाव आयोग को करनी, जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए, जो काम चुनाव आयोग को तत्काल कर लेना था, वो चुनाव आयोग काम करता है, फैसले लेता है चुनाव मतदान की घड़ी नजदीक आने के बाद। तो जो फैसले पहले ले लेने थे, महीने 2 महीने पहले जब चुनाव होने वाले थे, तभी चुनाव आयोग तय कर देता, चुनाव की घोषणा के साथ ही तय कर देता कि इन अधिकारियों को हटाओ। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो इंतजार करता है कि कब उसे सिग्नल मिले, कब उससे कुछ करने के लिए कहा जाए, तब वो जाके काम करता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात भी लगे हाथ करना चाहता हूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी दूसरे देशों से, आसपास के देशों से शरणार्थी आते हैं या घुसपैठी आते हैं, तो वो हमेशा बीजेपी की सरकार रहते हुए ही क्यों आते? जब बीजेपी की सरकारें नहीं होती तब नहीं आते, ऐसा क्यों होता है? तो हेमंत सोरेन का सवाल जायज, उन्होंने यही पूछा है कि बांग्लादेश की भगाई गई प्रधानमंत्री को किसने यहाँ पे रहने के लिए अनुमति दी? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था कि मुजीब की बेटी को यहाँ रहने दिया जाए? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछा गया था? तो सवाल यह कि जिन कामों, जो काम सरकार को करने चाहिए, वो काम दूसरों पे ढोल देती है। जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए, चुनाव आयोग खर्राटे लेता रहता है और एर मौके पे उसे याद आती कि अरे भाई कार्तिक पूर्णिमा है, अरे भाई छठ का पर्व है। तो ये उनको क्या पहले पता नहीं था, जो शुक्ला जी भी कह के गए, सुनील शुक्ला जी, कि हमारे देश में तो ये पंचांग तो सैकड़ों साल पहले ही बना के बताई जा सकती है। 2124 का भी बताया जा सकता है कि 2124 में 13 नवंबर को कौन सा त्योहार आएगा, कौन सा वार होगा, क्या तिथि होगी। तो इतनी साधारण सी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। और इन सब चीजों के जरिए 2 काम करना चाहते हैं। एक तो लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं और दूसरा चुनाव को जटिल बनाना चाहता है चुनाव आयोग, ताकि जो लोग साधनहीन उम्मीदवार है उनके सामने परेशानी खड़ी हो और वे मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाए। मुझे ये लगता है चुनाव आयोग की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि चुनाव निष्पक्ष हो, सही तरीके से हो और सही वक्त पे हो। सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी है, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है, नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं। नागरिक अपना काम करेंगे कि चुनाव आयोग का काम देखेंगे? चुनाव आयोग को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। हाँ, आम नागरिक ये देखेगा कि अगर कोई गलत बात हो रही है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। लेकिन आम नागरिक के भरोसे छोड़ के कि आम नागरिक ये बात करेंगे
लोग, ये सरकारें ऐसी बात करती है, बड़ी हास्यास्पद। जो काम चुनाव आयोग का चुनाव आयोग को करना चाहिए, जो काम प्रशासन का उसे करना चाहिए, और सरकार को चुनाव में चुनाव आयोग में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो परंपरा शुरू में रही है कुछ चुनावों में, वो धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। और अब चुनाव आयोग का एकमात्र काम यह है कि अपने आकाओं के इशारों पर चुनाव करवाना और उन उम्मीदवारों को विजय दिलाना जो जिनके तरफ इशारा किया जाता है। तो ये धारणा अगर चुनाव आयोग के बारे में बनती है, तो ये चुनाव आयोग